आप जब भी ज्योतिष पढ़ते हैं ना तो आपको अपनी जिंदगी के मुतालिक काफी कुछ जानने को मिलता है। अल्लाह को थैंक यू करने के बाद जो आपके पितरू हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनको ना थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, उनका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, जो पेशन गोई वाली एस्ट्रोलॉजी है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। कार्मिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके बारे में बहुत कम लोग मालूमात रखते हैं। दोस्तों, आज हमारी ज्योतिष की पहली वीडियो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, और आज हम बर्थ चार्ट को पढ़ना सीखेंगे। ज्योतिष को ना साइंस ऑफ लाइट भी कहा जाता है। लफ्ज़ ज्योतिष का मतलब होता है लाइट, रोशनी। और जब आप साइंस ऑफ लाइट पढ़ते हैं ना तो उसकी शुरुआत पहले तो आपको डिवाइन पावर के नाम से करनी चाहिए। जी हाँ, अल्लाह के नाम से। क्योंकि आप जब भी ज्योतिष पढ़ते हैं ना तो आपको अपनी ज़िंदगी के मुतालिक काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, और शुरुआत हमेशा आपको डिवाइन पावर के नाम से करनी चाहिए, अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। इसके अलावा जो हिंदू ट्रेडिशन है ना, उसमें वो लोग अपने एंसेस्टर्स यानी कि अपने आबा व अजदाद, जो उनके पितरू हैं, वो उन्हें भी याद करते हैं। क्योंकि आज हम जो हैं, जहाँ हैं, जिस जगह हैं, वो अपने एंसेस्टर्स की वजह से हैं, अपने आबा व अजदाद की वजह से हैं। तो जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको उनको ग्रेटफुल होना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी कोशिशों की वजह से ही आप ज्योतिष या साइकोलॉजी या ट्रॉमा जैसी चीज़ों से वाकिफ़ हो पा रहे हैं। तो अल्लाह को थैंक यू करने के बाद जो आपके पितरू हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनको ना थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लोगों को ना ज़्यादातर जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, जो पेशन गोई वाली एस्ट्रोलॉजी है, कि जिसमें हर इंसान जानना चाहता है कि उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और जो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी है, जो मैं आपको यहाँ इस चैनल पर सिखाने वाली हूँ, उसके बारे में बहुत कम लोग मालूमात रखते हैं। जबकि जो प्रेडिक्शन वाली एस्ट्रोलॉजी है ना, उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अगर प्रेडिक्शन कर रहे हैं या पेशन गोई कर रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि वो दुरुस्त ना हो। लेकिन जो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी है, जो आपके कर्मा से, आपके कर्म से रिलेटेड है, वो तो आपके हाथ में है, वो तो आप खुद करोगे, उसमें तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है। बस आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा साइन आपसे क्या कर्म करवाना चाहता है, क्या एक्शन आपका होना चाहिए, या फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए लाइफ में। तो यहाँ पर इस चैनल पर ना मैं आपको कार्मिक एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाली हूँ, और आपको अपने कर्म, अपने कर्मा को जानना, समझना और फिर उसे परफॉर्म करना है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत वाज़ेह बदलाव आएगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको सबसे पहले तो अपना बर्थ चार्ट निकालना है। बर्थ चार्ट जिस वेबसाइट से निकालना है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बर्थ चार्ट के लिए आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। टाइम अगर आपको जितना एग्जैक्ट पता होगा ना, उतना ही आपका बेहतरीन चार्ट, परफेक्ट चार्ट होगा, और आपको पढ़ने में आसानी होगी, और ज़्यादा बेहतर तौर पर ना आप समझ पाएंगे अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों को। तो टाइम का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को अपना बर्थ टाइम, बर्थ डेट या बर्थ ईयर नहीं पता होता ना, तो वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं किसी भी हिंदू ज्योतिष से, और उन्हें काफ़ी एक्सपर्टीज़ होती है इस काम में। ये काफ़ी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन जो ज्योतिष हैं अच्छे मंजे हुए, उनको पता होता है कि बर्थ चार्ट किस तरह से निकालना है, कैसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करनी है। तो दोस्तों, जब अपना बर्थ चार्ट निकाल लेंगे इस वेबसाइट से, तो आपके सामने दो चार्ट आएंगे, एक होगा साउथ इंडियन और एक होगा नॉर्थ इंडियन। आपने नॉर्थ इंडियन चार्ट को पढ़ना है, क्योंकि मैंने भी वही पढ़ा है, मुझे साउथ इंडियन चार्ट पढ़ने नहीं आता। नॉर्थ इंडियन चार्ट में ना आपको 12 घर नजर आएंगे, और उसमें 12 राशियां यानी कि 12 ज़ोडिक साइन, और अपने चार्ट में आपको 9 प्लैनेट्स मुख्तलिफ घरों में डिवाइड होते हुए नजर आएंगे। कुछ घरों में आपके एक से ज़्यादा प्लैनेट होंगे, तो कुछ में एक अकेला सिंगल प्लैनेट होगा। अब जिस जिस घर में आपके प्लैनेट मौजूद हैं, समझ जाइए कि आपकी इस वक्त की जो मौजूदा ज़िंदगी है ना, उसमें उस घर में काफ़ी हलचल मची हुई है, उस घर में काफ़ी कुछ चल रहा है। हर घर की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, जिस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। तो आपके बर्थ चार्ट में कुछ घरों में प्लैनेट होंगे तो कुछ घर खाली होंगे, और जिन घरों में प्लैनेट मौजूद है वो घर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, इन 12 घरों की मिसाल जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी के पूरे लाइफ साइकिल के जैसी है, कि पहले घर से शुरुआत होती है और पूरा एक चक्र मुकम्मल होता है 12वें घर में। तो आपकी लाइफ में पहला घर आपकी शख्सियत, आपके सेल्फ का है। दूसरा घर आपकी फैमिली का है, आपकी कम्युनिकेशन का है, आपकी स्पीच का है।
तीसरा घर यानी कि थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन, आपका जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, आपके बहन भाई, आपके सिबलिंग्स, उनका है। चौथा घर आपकी हैप्पीनेस का है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल्स, आपकी मदर, आपकी जो वालदा हैं उनका है। पांचवा घर आपके रोमांस का है, आपके बच्चों का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। छठा घर जिसे कहते हैं ऋण रोग शत्रु, यानी कि जो आपके लाइफ में जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स आएंगे या जो भी आपको कर्जा चुकाना है, कर्जा हर किस्म का हो सकता है, सिर्फ पैसों का तो नहीं हो सकता, कर्ज बहुत सारे होते हैं जो इंसान को चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा रोग यानी कि बीमारियों का है। शत्रु यानी कि जो आपके दुश्मन है या लाइफ में वो जो डिफिकल्ट लोग जिनका सामना आपको करना है वो आप छठे घर से देखते हैं। सातवां घर शादी का है, पार्टनरशिप का है, मैरिज का है। लेकिन पार्टनरशिप जो है ना वो सिर्फ आपकी पार्टनर की नहीं बल्कि आपके बिजनेस पार्टनर की भी हो सकती है। वो तमाम पार्टनरशिप्स जो आप करेंगे और किस तरह से करेंगे और कैसी आपकी पार्टनरशिप होगी, सातवां घर उसे रिप्रेजेंट करता है। आठवां घर लॉन्जिविटी का है, कितना जिएंगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन का है, हिडन सीक्रेट छुपी हुई चीज़ों का, बीमारियों का भी है, लॉस और गेन, सडन लॉस या सडन गेन, कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत मुमकिन है कोई चीज़ एकदम से आए या एकदम से चली जाए, या आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, और किस हद तक आपको ट्रांसफॉर्म होना है, कितनी आपकी लाइफ में दिक्कत और मसाइल हैं, वो आठवें घर से देखे जाते हैं। नाइन्थ हाउस नवा घर, नवा घर होता है धर्म का, मज़हब का, रिलीजन का, आपके फादर का। चौथा घर आपकी मदर का है, तो नाइन्थ हाउस यानी कि नवा घर आपके वालिद का है। और नवे घर से जो है ना वो देखा जाता है कि आप एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ में कितना फॉलो करते हैं आप, और क्या आपकी सोच है मोरालिटी को लेकर, धर्म को लेकर, एथिक्स को लेकर, रिलीजन को लेकर। और आपके वालिद साहब, आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपकी हायर नॉलेज नाइन्थ हाउस से देखी जाती है, नवे घर से। 10वां घर कर्म का है, प्रोफेशन का है, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस मॉडर्न वर्ल्ड में। आप क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे अहम है कि आप काम करेंगे किस तरह से, आपका कर्म है कैसा, कितना कर्म करेंगे आप, प्रोफेशन किस तरह से रहेगा, ये हम 10वें घर से दिखते हैं। 11वां घर आपके गेन्स का है, कर्म है ना, कर्म किया आपने, बहुत सारा काम किया प्रोफेशन में, तो पैसा तो मिलेगा ना, गेन्स तो मिलेंगे आपको, तो वो 11वें घर से देखे जाते हैं। आपका सोशल सर्कल, आपकी नेटवर्किंग, आपके दोस्त कैसे होंगे, किस किस्म का सोशल सर्कल होगा आपका, कितना फाइनेंशियल गेन आपको होगा, ये हम 11वां घर 11th हाउस से देखते हैं। 12वां घर होता है मोक्ष का, लिबरेशन का, फ्रीडम का, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंसेस का, स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, बेड प्लेजर्स का। इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड 12वां घर है, सबसे लास्ट हाउस है ना, सबसे आखिरी घर है। और वहाँ पर आप खर्च करते हैं कि जो आपने कर्म करके 10वें घर में कमाया अपने प्रोफेशन से, वो 11वें घर में गेन आपको आया, तो 12वें घर में आप खर्च भी तो करेंगे। लेकिन आप खर्च कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे आपको करना चाहिए, ये आपको 12वां घर बताता है। और अगर आपका 12वें घर में प्लैनेट है तो फिर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा 12वां घर। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की जो जर्नी है ना वो पहले घर से शुरू होती है और 12वें घर में जाती है। अब हर इंसान की ज़िंदगी में ना सारे घरों में तो प्लैनेट होते नहीं हैं, तो जिन घरों में आपके प्लैनेट हैं आपको वहाँ का कर्म करना है, आपको वहाँ पर बहुत ही इंटेलिजेंटली और वाइजली समझना है अपनी ज़िंदगी को। अब इन 12 घरों में ना 12 राशियाँ भी होती हैं। 12 राशियाँ मतलब 12 ज़ोडिक साइंस, और हर एक जो ज़ोडिक साइन है ना उसका अपना एक फ्लेवर है, उसका अपना एक तरीका होता है काम करने का, उसका अपना एक लॉर्ड होता है, अपनी उसकी एक लॉर्डशिप होती है, अलग से उसका लॉर्ड होता है जो उसको रूल करता है उस ज़ोडिक साइन को। पहले घर में एरीज, दूसरे घर में टॉरस, तीसरे में जेमिनाई, चौथे में कैंसर, पाँचवें में लियो, छठे में वर्गो, सातवें में लिब्रा, आठवें में स्कॉर्पियो, 9वें घर में सैजिटेरियस, 10वें घर में कैप्रिकॉन, 11वें में एक्वेरियस और 12वें में पाइसेस होता है। शुरुआत एरीज से होकर ख़त्म तो पाइसेस पर ही होता है, लेकिन हर इंसान के पहले घर में डिफरेंट राशि हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि आपके पहले घर में एरीज नहीं बल्कि टॉरस हो, आपके पहले घर में टॉरस नहीं बल्कि वर्गो हो, मे बी कैप्रिकॉन हो। डिपेंड करता है आपके बर्थ टाइम पर और आपके बर्थ प्लेस पर। लेकिन जो स्टैंडर्ड राशियों का जो नंबर है ना वो एरीज से शुरू होकर पाइसेस पे ख़त्म होता है।
और हर एक जो साइन है ना, ज़ोडिक साइन, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, उसका अपना एक फ्लेवर है। और आपका प्लैनेट जिस ज़ोडिक साइन में बैठा होता है तो आपको समझना होता है कि मेरा ये प्लैनेट काम कैसे करेगा, ये मुझसे कर्म क्या चाहता है और मुझे किस तरह से डिसीजन लेने हैं। अब यहाँ पर 9 प्लैनेट्स की भी बात करेंगे जो आपके बर्थ चार्ट में मुख्तलिफ तौर पर तकसीम होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। हर इंसान के बर्थ चार्ट में डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले तो सन, सूर्य, जी हाँ, आपके फादर, आपकी ईगो, आपका सेल्फ, आपकी आत्मा। दूसरे प्लैनेट मून है। मून आपकी मदर, आपका मूड, आपका माइंड, आपका मन। तीसरा मार्स, जी हाँ, मंगल, आपकी मोटिवेशन, आपकी एनर्जी, आप कितना एक्शन कितने अच्छे से लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये आपके चार्ट में जो मंगल है, जो मार्स है ना, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो बताती है कि आप कितना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और कितना बेहतर तौर पर एक्शन लेते हैं। चौथा मरकरी है, बुध, जो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन को शो करता है। अक्सर जब चार्ट में मरकरी ख़राब हो तो इंसान की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, वो ठीक से अपनी बात डिलीवर नहीं कर पाता, या फिर जो आपकी बिजनेस स्किल्स हैं वो भी बुध से ही देखी जाती हैं, मरकरी से ही देखी जाती हैं कि कितनी अच्छी स्किल्स हैं आपकी। पांचवा प्लैनेट है जुपिटर, बृहस्पति, जो कि देवताओं के टीचर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुबारक प्लैनेट है। आपकी जो हायर नॉलेज है, जो आपकी लक है, आपकी किस्मत है, आपकी हायर एजुकेशन, आप बिजनेस में कितना ऊपर जा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कितनी आपकी इंटेलेक्ट काम करती है, ये सब जुपिटर से देखा जाता है कि आपका जुपिटर कितना अच्छा है। छठे नंबर पर आता है वीनस, जिसे कहते हैं शुक्राचार्य। ये भी गुरु हैं। जुपिटर भी गुरु है लेकिन वो देवताओं का गुरु है, जबकि शुक्र, वीनस शैतानों का गुरु है, जो दर्जे में लोअर लेवल के हैं। और वीनस का जो ताल्लुक है ना, वो लग्जरी, कंफर्ट, आर्ट, एस्थेटिक्स, ब्यूटी, इन चीज़ों से है। तो बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही टीचर्स हैं, और दोनों अपनी अपनी डोमेन में काम करते हैं, दोनों ही आपके बर्थ चार्ट में मौजूद हैं। तो आपको इनको समझना होगा कि ये काम कैसे करते हैं और कैसे आपने अपने वीनस से फ़ायदा उठाना है, कैसे आपने उसको बैलेंस करना है और कैसे आपने अपने जुपिटर को भी बैलेंस करना है, ये आप आगे चलकर सीखेंगे। अब 7वां प्लैनेट है शनि, सैटर्न, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता। उनकी अपनी एक कहानी है, अपनी एक स्टोरी है, जो कि आगे चलकर मैं आप लोग को ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि किसी भी प्लैनेट को ना आप उसकी स्टोरी, उसका बैकग्राउंड समझे बगैर ना, पढ़े बगैर आप समझ नहीं पाएंगे। तो हर जो प्लैनेट है उसकी अपनी स्टोरी है। और सैटर्न जो है ना, वो जजमेंट को देखते हैं, वो इंसाफ को, कर्म, काम, वर्क, जो भी आपका कर्म है, जो भी आप ज़िंदगी में एक्शन कर रहे हो, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें कहीं ना कहीं सैटर्न इन्वॉल्व होता है। सैटर्न कर्म का कारक है, यानी कि उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो कर्म है। अब यहाँ पर 2 शैडो प्लैनेट और भी हैं, राहु और केतु। इन्हें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर ना आपको अपनी ज़िंदगी का पता नहीं लगने वाला। राहु आपकी डिज़ायर है। राहु वो है जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी चाह है, जिसे आपको हासिल करना है, जिसे आप सीखने आए हैं इस दुनिया में। केतु वो है जिसके आप मास्टर हैं, जो आपका टैलेंट है, जो आपके पास मौजूद है। रॉ फॉर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पॉलिश हुआ हुआ टैलेंट हो, रॉ फॉर्म में होगा, ये आपको आगे चलकर देखना होगा। तो केतु और राहु, इन दोनों की स्टोरी क्या है ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी, और कैसे आपने अपने चार्ट में केतु और राहु से अपनी डिज़ायर या जो आपकी डेस्टिनी है, जो आप करने आए इस दुनिया में, वो मालूम कर सकते हैं। और कैसे केतु से आप जिस पे आपको मास्टरी है, जो आपका टैलेंट है, जो आप लेकर आए दुनिया में, आप वो मालूम कर सकते हैं। तो राहु, केतु और सैटर्न, ये 3 प्लैनेट्स ना कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और मैं आगे चलकर इन तीनों पर बात करूंगी। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी से कभी भी ना भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते, खासकर ज्योतिष से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, अगर तो आपको हिंदुज़म के बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि हम जब भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो वेस्ट में क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत है, उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो जो वैदिक कल्चर है या वैदिक फिलॉसफी है, जो उनके शास्त्र हैं, जो उनके स्क्रिप्चर्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, जो माइथोलॉजी है, वो ज्योतिष से अलग नहीं है। ज्योतिष उसके साथ जुड़ी हुई है।
ज्योतिष, वैदिक कल्चर, हिंदू फिलॉसफी का बहुत अहम हिस्सा है। तो अगर आप वाकई में ज्योतिष समझना चाहते हैं तो आपको हिंदू फिलॉसफी आनी चाहिए। आपको जो भी प्लैनेट है उसकी स्टोरी और उससे रिलेटेड जो भी लॉर्ड है, जो डीटी है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप बेहतर तौर पर ना समझ सकें कि इस प्लैनेट की सिग्निफिकेंस क्या है और मैं इसे अपनी लाइफ में अपनी बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ज्योतिष एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और ये अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। ये जो है ना वो प्रिडिक्शन करवा करवा के मुस्तकबिल जानने के लिए नहीं है। और यही वजह है कि अगर आपको किसी भी प्लैनेट की डीप स्टोरी, उसकी डीप सिग्निफिकेंस, उसका काम क्या है, उसका एसेंस क्या है, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप अपने चार्ट को, अपनी लाइफ को नहीं समझ पाओगे। अगर आपको पता नहीं हो कि सैटर्न कौन है, उसकी क्या स्टोरी है, उसका क्या ताल्लुक है सन के साथ, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और कैप्रिकॉन साइन क्या है, और जब सैटर्न कैप्रिकॉन में होता है तो वो किस तरह से आपको अपना कर्म करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे जाना है आपने, ये आप नहीं पता कर पाओगे। तो हमें ना हर एक प्लैनेट की स्टोरी को भी जानना होगा ताकि हम उस प्लैनेट के एसेंस को कैच कर सकें और आप अपनी लाइफ को बेहतर तौर पर समझ सकें। तो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के इस सफ़र में आपने हर प्लैनेट की सिग्निफिकेंस को, उसके एसेंस को, उसके कोर को समझना है और फिर देखना है कि आपकी लाइफ में वो कैसे अप्लाई हो रहा है। ज्योतिष का फ़ायदा ही ये होता है कि जब आपको पता चल जाए कि मेरा ये प्लैनेट कंजंक्ट हुआ है, ये प्लैनेट इस तरह से काम कर रहा है, यही वजह है कि मेरी नेचर यूँ है और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो वो आप ज्योतिष में सीखते हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा तारुफ था ज्योतिष का। इस वीडियो में हम मज़ीद गहराई में जाएंगे और कार्मिक एस्ट्रोलॉजी को बेहतर तौर पर समझेंगे। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।